नमस्कार। आज हम लोग इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार नेपोलियन बोनापार्ट के उदय के कारणों के ऊपर प्रकाश डालने जा रहे हैं। नेपोलियन का नाम फ्रांस और यूरोप के इतिहास में ही प्रसिद्ध नहीं बल्कि विश्व के इतिहास में भी अमर है। उसकी गणना विश्व के सर्वप्रसिद्ध सेनापतियों में से की जाती है। हम देखते हैं कि 1799 से लेकर 1815 तक का फ्रांस और यूरोप का इतिहास नेपोलियन बोनापार्ट का इतिहास है। इस अवधि में उसने न केवल फ्रांस के अपितु समस्त यूरोप को अपने कार्यों और नीतियों से प्रभावित किया था, इसलिए इस काल को नेपोलियन युग के नाम से भी जाना जाता है। आइए सबसे पहले हम इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में है जो देखते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट के प्रारंभिक जीवन के अंदर हम झांकते हैं तो देखते हैं कि उसका जन्म है वो 15 अगस्त 1769 को कॉर्सिका द्वीप के अंदर हुआ था। ये द्वीप फ्रांस के दक्षिण में भूमध्य सागर में स्थित है और ये कोर्सिका द्वीप के अजासियो नगर के अंदर इसका जन्म होता है। आरंभ के अंदर ये द्वीप इटली के जेनेवा राज्य में था, लेकिन नेपोलियन के जन्म के कुछ समय पूर्व ही ये फ्रांस के अधीन हो गया था। इसके पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट और माता का नाम लेटिजिया रमोलिना था। इसके पिता ने है ना जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए ब्रिए और है ना जो पेरिस में यानी कि फ्रांस के अंदर है ना जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए इसको भेजा था और 16 वर्ष की आयु के अंदर ही लेफ्टिनेंट बन गया था। हम देखते हैं कि इसको जब जिस समय जो फ्रांस में जो क्रांति हुई थी तो वो कॉर्सिका में ही था और जो विद्रोह को दबाने के लिए उसको जो फ्रांस में बुलाया गया था और उसने जो 1793 के अंदर अंग्रेज़ों को तूलों के बंदरगाह से है जो निकालने में यानी कि अंग्रेज़ों को इसने परास्त किया था और इस सफलता के कारण उसको ब्रिगेडियर जनरल भी बना दिया गया था। और उसके बाद में हम देखते हैं कि 1799 से लेकर 1804 तक वो प्रथम काउंसिल रहा था। उसने जो जो फ्रांस की क्रांति के बाद में फ्रांस के अंदर जो डायरेक्टरी का जो शासन हुआ था उसको उसने समाप्त कर दिया था और जो काउंसलिंग है ना जो युग है उसका प्रारंभ किया था। तो 1799 से लेकर 1804 तक वो प्रथम काउंसिल रहा था और उसके बाद में जो 1804 के अंदर उसने अपने आप को है जो फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया था। एक है ना जो मतलब है ना जो मामूली से आदमी से लेकर और फ्रांस के सम्राट का सफ़र उसने जो तय किया था उसके पीछे क्या कारण थे, इसके ऊपर हमने जो थोड़ा सा देख लेते हैं कि उसके उदय की है जो क्या है ना जो मतलब है जो परिस्थितियाँ और कारण थे। उसके अंदर सबसे पहले तो हम देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति के कारण है जो फ्रांस में जो अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी, यानी कि है जो चारों तरफ है ना जो अराजकता फैली हुई थी और फ्रांस के अंदर है जो बेरोजगारी भी है ना जो बढ़ती जा रही थी। और हम देखते हैं कि उस समय के अंदर है जो फ्रांस की क्रांति जो कि स्वतंत्रता समानता के जो सिद्धांतों को लेकर हो रही थी और फ्रांस के अंदर है जो शांति की स्थापना की जो जनता इच्छुक थी, उसके विपरीत है ना जो ये फ्रांस की क्रांति थी उसने ना जो रक्तपात का ना जो रूप और ना जो एक तरह से कहते हैं कि हिंसक रूप ले लिया था और चारों तरफ है जो अव्यवस्था फैली हुई थी, जिसने ना जो मतलब नेपोलियन के उदय के अंदर एक ना जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। दूसरा हम देखते हैं कि डायरेक्टरी की अयोग्यता और अक्षमता 1795 से लेकर 1799 तक का काल है फ्रांस के अंदर। वो डायरेक्टरी का शासनकाल था और ये जो शासन था वो धीरे धीरे निष्क्रिय होता चला गया था और इस अवधि के अंदर जो भी जितने भी जो डायरेक्टर बने थे वो ईमानदार और चरित्रवान नहीं थे, इसलिए वो परिस्थितियों को नहीं संभाल पाए थे और इस वजह से जो नेपोलियन को अपने जो मतलब जो विकसित होने का अवसर मिल गया था। अगला जो हम देखते हैं कि जनता की स्थायित्व और स्थिरता की इच्छा, जिसके अंदर देखते हैं कि जो रक्तपात और अराजकता की स्थिति से जो फ्रांस की जनता है ख़ासतौर से जो मध्यम वर्ग था वो काफ़ी जो परेशान हो चुका था और नेपोलियन की सैनिक सफलताओं के कारण वो समझ गया था कि फ्रांस को जो स्थिरता अगर कोई प्रदान कर सकता है तो वो नेपोलियन ही है। धनिक वर्ग भी अपनी सुरक्षा की आशा से उसके साथ में हो गया था
और जो फ्रांस से ना जो लोग परेशान होकर जो भाग गए थे, उन्होंने सोचा कि नेपोलियन उसको वापस से ना जो फ्रांस के अंदर बसने की अनुमति देगा। और इसी तरह से जो क्रांतिकारी थे वो भी सोच रहे थे कि नेपोलियन उसको उनको ना जो सज़ा नहीं देगा, क्योंकि वो भी उनके साथ में ही उनका ही एक हिस्सा था। इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ अराजकतावादी थे, उनको छोड़कर जो जो शेष ने जो नेपोलियन जो शेष जो लोग थे वो नेपोलियन के समर्थन में ही थे। अगला जो हम देखते हैं जो उसके उदय के कारणों के अंदर जो सबसे ज़्यादा है ना जो महत्वपूर्ण था, वो था नेपोलियन का स्वयं का चरित्र और उसकी सैनिक सफलताएं। नेपोलियन के अंदर है जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी और अपनी प्रतिभा का वो सफलतापूर्वक प्रदर्शन है जो कर चुका था। साथ साथ में वो बहुत अत्यंत परिश्रमी भी था और उसके अंदर बहुत है ना जो मतलब है ना जो एक तरह से कह सकते हैं कि असीमित महत्वाकांक्षाएं थी। उसने जो 1793 से लेकर 1799 तक युद्ध के अनेक मोर्चों पर सफलता अर्जित की थी। और उसकी है ना जो इन सफलताओं से उसने जो फ्रांस के गौरव और प्रतिष्ठा की है ना जो रक्षा की थी, जिससे उसने है जो फ्रांस की जनता के हृदय को जीत लिया था। अगला जो हम देखते हैं कारण, वो है परिस्थितियों को समझने की उसकी क्षमता। हम देखते हैं कि ना जो फ्रांस की जनता है ना जो जनता की जो भावनाएं थी, यानी कि ना जो शांति स्थापित करने की, स्थायित्व की है ना जो उनकी है जो जनता की जो इच्छा थी, तो वो जान गया था कि फ्रांस की जनता है वो व्यवस्था और समानता की इच्छुक है। और इसीलिए वो जो क्रांतिकालीन सरकारें जो कि उनको जिसने कि उनको जो शांति और है जो व्यवस्था और जो समानताएं प्रदान नहीं की थी, उनको जो प्रदान करने का उसने ने जो एक तरह से जो जनता के अंदर आशा उसने जगाई थी। और इस कारण है जो वो उसके उदय के अंदर इस पर इन इन सभी चीज़ों ने जो ऊपर बताए गए जितने भी कारण हैं, उन्होंने ने जो मतलब है ना जो उसके उदय के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाई थी। धन्यवाद।